दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखती चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुहखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसिन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसिन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसिन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसिन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसिन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माई बाप, मैं अपराधी नहीं हूं। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसिन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है। लेकिन पड़ोसिन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसिन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसिन यह सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे भरे दरबार में कपड़े उतारने को न कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसिन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक ही मुस्करा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उल्टा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दीं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बसंत ऋतु में एक दिन बादशाह अकबर ने बाग में दरबार लगाने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत बाग में दरबार लग गया जहां बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों का न्याय हो चुका था। उसके बाद एक व्यापारी आया। उसने अपनी अर्जी बादशाह अकबर के सामने रखी। बादशाह अकबर ने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया। बादशाह अकबर की प्रतिष्ठा की अनेक पंक्तियों के बाद उसमें लिखा था, मैं अजमेर शहर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम फिरकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। जिस समय मैं बंग देशांतर्गत ढाका नगर में पहुंचा वहां मैंने एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने जैसे थे। मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता।
आपके महल में रहने योग्य जानकर मैंने उसको खरीदने का विचार किया। फिर उस सौदागर को मुहमांगा दाम देकर उसको मोल ले लिया। उसे एक पिंजरे में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजरा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज मैं जिस समय अपने घर वापस गया तो मुझको पिंजरे में राजहंस नहीं मिला। मुझको शक है कि मेरे नौकरों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड दिया जाए। यह फरियाद सुनकर बादशाह अकबर ने उस व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार उसके सब नौकर कुछ ही देर में दरबार में पहुंच गए। बादशाह अकबर ने उन नौकरों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला। हमने तुम्हारे नौकरों से पूछताछ कर ली। अब यदि तुम्हें किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर उस व्यापारी का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, जैसा आज मेरे साथ न्याय हुआ, यदि ऐसे अन्य न्याय भी होते हों तो फिर सच्चा न्याय कौन करता है? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय किए देता हूं। फिर बीरबल ने व्यापारी के नौकरों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही नौकरों को ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और उसके पंख भी पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, शाबाश! इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? बीरबल को इस तरह कहते हुए सभी दरबारियों ने मुना। सौदागर के नौकरों में राजहंस को चुगने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल में अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। ऐमा मोचकर उसने इस ढंग से धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किसी भी दरबारी को मालूम न पड़े। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। लेकिन बीरबल ने उस चोर को ताड़ लिया। उन्होंने उसके अलावा अन्य सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी भी तरह उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया तो उसकी पिटाई करने की आज्ञा दी गई। पिटाई की बात सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह अकबर ही बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी बीरबल के न्याय पर वाह वाह कर उठे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर को विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों को अपने दरबार में रखने का बहुत बहुत शौक था। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके राज्य में आता तो वह उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे। अकबर का दरबार गुणी व बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। इनमें से 9 लोग अकबर के दरबार में नवरत्नों के रूप में जाने जाते थे। वे असाधारण प्रतिभाशाली और अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं दिनों महेशदास नाम का एक युवका अकबर के राज्य में एक छोटे से गवा में रहता था। उसने अपने पूरा जीवन इसी गवा में व्यतीत किया था। अब वह दुनिया की यात्रा करना चाहता था। उसने बादशाह के महल व बड़े नगरों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थीं। उसे यहाँ घूमना रोमांचक लग रहा था। उसने निश्चय किया कि वह बादशाह के दरबार में जाएगा और वहां नौकरी पाने की कोशिश करेगा। वह बहुत भीड़ वाले बाजारों व नगरों से होकर गुजरा और अंत में शहर पहुंच गया। महेशदास महल के दरखाने के पास तक तो पहुंच गया, किंतु अंदर प्रवेश नहीं कर सका। द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, आप कहाँ जाने की सोच रहे हो? महेशदास ने उत्तर दिया, मैं बादशाह को देखने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने जोर से हंसकर कहा, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपने भोजन कक्ष में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। महेशदास शांत रहा। द्वारपाल ने पुनः कहा, तुम्हारे लिए बादशाह को देखना संभव नहीं है। वह बहुत ही व्यस्त है।
मुझे बादशाह का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। महेशदास ने द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आग्रह किया। द्वारपाल ने कहा, मैंने तुम्हें कहा न कि मैं तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता हूँ। महेशदास ने कहा, परंतु क्यों? द्वारपाल ने कहा, क्योंकि तुम गरीब हो। हर व्यक्ति बादशाह को देखने के लिए मुझे कुछ देता है, जैसे एक गाय, एक बकरी या कढ़ाई की हुई चप्पल। तुम मुझे क्या दे सकते हो? महेशदास ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, किंतु मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी मुझे बादशाह से उपहार के रूप में मिलेगा, उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। द्वारपाल जानता था कि बादशाह एक उदार व्यक्ति हैं। वह अक्सर उन्हें देखने के लिए आने वालों को महंगे उपहार दिया करते हैं। इसलिए द्वारपाल जल्दी से सहमत हो गया। महेशदास ने महल में प्रवेश किया। वह बहुत महंगे कढ़ाई किए हुए पढ़े व कालीन देखकर हैरान हो गया। पूरा महल लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था और बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बादशाह अकबर दरबार के बीच में बैठा था। महेशदास ने अकबर के सामने झुककर अभिवादन किया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे जो सम्मान दिखाया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? महेशदास ने कहा, जहांपना, यदि ऐसा है तो मुझे 100 कोड़े मेरी नंगी पीठ पर बरसाने का इनाम दें। सम्राट बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, यह तो बहुत अजीब इनाम है। तुम क्यों मुझसे ऐसा इनाम मांग रहे हो? महेशदास ने कहा, महाराज, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो द्वारपाल ने मुझसे कहा कि आपसे जो मुझे प्राप्त होगा उसका आधा मुझे उसे देना होगा। बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, यह एक गंभीर विषय है। इसका मतलब है कि द्वारपाल अपना काम करने के लिए रिश्वत लेता है। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। द्वारपाल को पकड़कर लाया गया और उसे रिश्वत लेने के अपराध में 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। फिर अकबर ने महेशदास से कहा, तुम बहुत ही चतुर व्यक्ति हो, क्यों नहीं तुम मेरे दरबार में मंत्री के रूप में शोभा ढाओ? महेशदास इस अवसर को पाकर बहुत खुश था। उस दिन से बीरबल व उसकी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक व्यापक रूप से फैलनी शुरू हो गईं। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। दोस्तों, शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत ही चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना, वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगीं कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता है। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी की लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत न छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसीलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा,
रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपए देने प्रारंभ कर दिया। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को न रोका जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का भी पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगीं तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नदी पति के घर जा रही है रोते हुए। दोस्तों, वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थीं, जिससे अजीब सी छप छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छपछपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं मगर नदी क्यों रो रही है। अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है। बारी बारी से सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है। बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूं जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल, नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूँ। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुंचे। बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा। बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है। बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहाँ जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है। बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। दोस्तों, ये प्यारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बीरबल के मन में उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की सूझी। वह बीमारी का बहाना कर कई दिनों तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने 1-2 दिन तो यह समझकर कि साधारण बीमारी होगी उसकी कुछ खोज खबर न ली, परंतु जब सोचते सोचते 3-4 दिनों का अरसा बीता और वह नहीं आया तो उन्हें बीरबल को देखने की इच्छा हुई।
वे अपने चंद सिपाहियों के साथ बीरबल के मकान पर गए। जब उसे बादशाह के आगमन की सूचना मिली तो झट दूसरे दरवाजे से होकर बाहर निकल गया और लोगों की आंख बचाकर सीधे दरबार में जा पहुंचा। गुप्त मार्ग से जनाने महल में पहुंचकर उस नशीली चीज की तलाश करने लगा। जब बाहर उसका सुराख न लगा तो वक्स की ताली के फिराक में पड़ा। देवात ताली मिल गई, वह एक कोने में अच्छी तरह छिपाकर रखी हुई थी। बक्स का ताला खोलकर उसके अंदर की चीजों को देखा। एक तरफ कोने में एक बोतल रखी हुई मिली, उसे चुपके से बाहर निकालकर अपनी शाल के अंदर छिपा लिया और द्रुत वेग से घर की तरफ राही हुआ। बादशाह को उसके घर वालों से पूछने पर विदित हुआ थोड़ी देर हुआ दरबार की तरफ गए हैं। यह सुनकर उसको कुछ चिंता सी हुई और बीरबल के जाने का कारण जानने के लिए व्याकुल हो उठा। मन में सोचा, बिना किसी अनिवार्य कारण के बीरबल ऐसी दशा में नहीं जा सकता था। वह अपने साथियों सहित लौटने लगा। अभी 2-4 सीढ़ी ही उतर कर गया था कि सामने से बीरबल आता हुआ दिखाई पड़ा। बीरबल मन ही मन सोचता हुआ आ रहा था कि बादशाह के पूछने पर क्या उत्तर दूंगा। इसी बीच बादशाह की दृष्टि उस पर जो पड़ी और वह वहीं रुक गया। पास पहुंचकर बादशाह ने पूछा, तुम इस समय महल को तर क्यों गए थे और तुम्हारे बगल में यह क्या चीज है? बीरद ने कहा, कुछ तो नहीं। फिर भी बादशाह का शक बही रहा क्योंकि उसकी काख तले चट्टे के भीतर से कोई चीज दिखाई पड़ रही थी। बादशाह ने दोबारा पूछा, बीरबल झूठा क्यों बोल रहा है? तुम्हारी काख के भीतर कोई चीज अवश्य छिपी हुई है। बीरबल ने कहा, हाँ वह तोता है। बीरचल के ऐसे रूखे उत्तर से बादशाह को संतोष नहीं हुआ और क्रोधित होकर बोला, तुम्हें आज इतना मजाक क्या सूझी है? बीरबल अविलंब बोला, पृथ्वीनाथ अश्व है। चादशाह बड़ा हैरान हुआ और भौं चढ़ाकर कहा, मैं देखता हूँ कि आज तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ता जा रहा है। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, हाथी है। बादशाह ने कहा, क्या तुमने भांग तो नहीं खाई है? ठीक ठीक समझकर उत्तर दो। बीरबल कब चुप रहने वाला था, बोला, गधा है। गधा। वारंवार बीरबल के टालमटोल की बातें सुनकर बादशाह बहुत ही चिढ़ गया और पूछा, क्या आज तुम पर मृत्यु तो नहीं सवार हो गई है? काख में की छिपी वस्तु का नाम ठीक ठीक क्यों नहीं बतलाते हो? इस बार बीरबल ने साफ बतला दिया, हुजूर शराब है। फिर अपनी बगल से बोतल निकालकर बादशाह के हवाले किया। बीरबल ऐसे धर्मपरायण ब्राह्मण के पास शराब की बोतल देखकर बादशाह को आश्चर्य हुआ और उसका कोप कुछ शांत हो गया। वह बीरबल को अपने साथ जनाने महल में लिया ले गया। वहां जाकर देखा तो उसके कमरे की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, संदूक का ताला भी खुला हुआ है। बादशाह तुरंत ताड़ गया कि इसी को चुराने के लिए बीरबल अकेले में यहाँ आया था, परंतु फिर भी इतने ही से उसे शांति न मिली। उसने विचारा कि यह तो हुई यहाँ की बात, रास्ते में बीरबल अंटसंट क्यों बतलाता था। तब वह बोला, बीरबल मालूम होता है आज तुम कुछ नशा खा गए हो, नहीं तो ऐसी ऊटपटांग बातें कभी न करते। तुम्हारी कांख तले शराब की बोतल मौजूद थी, फिर भी तुमने उसे बैल, गधा आदि आदि कैसे बतलाया? बीरबल को अपना राज बादशाह पर खोलने का मौका मिल गया और उसे इस ढंग से प्रकट करना प्रारंभ किया, पृथ्वीनाथ न तो मैं नशा खाए हूँ और न मेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हुई है। मैंने जो कुछ भी कहा है वह मेरे कांख तले थी। अच्छा हुजूर सुनिए, पहले पहल मैंने आपसे बतलाया था कि कुछ भी नहीं है, सो मद्यपान के प्रथम प्याले की बात थी। उस समय बात करने वाला कुछ भी नहीं देखता। दूसरी बार मेरी जबान पर तोते का नाम आपने सुना होगा। इसका अभिप्राय यह था कि दूसरा प्याला पी लेने पर मनुष्य तोते के समान बकने लगता है। फिर मैंने घोड़े का नाम लिया था।
उसके मानी यह था कि तीसरा प्याला पी चुकने पर मद्यपी घोड़े के समान हिनहिनाना प्रारंभ कर देता है। चौथी बार हाथी बतलाया था। सो इस कारण कि चौथे प्याले के सेवन के पश्चात मद्यपी मस्त हाथी की तरह घूमना प्रारंभ करता है। पांचवीं बार गधा बना देता है। छठवें में मद्यपी नशे में गुप्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसको अपने शरीर तक की भी सुधि बुध नहीं रहती। यही कारण था कि अंत में मैंने शराब का नाम लिया था। एक बोतल में केवल 6 प्याला शराब रहती है। प्रत्येक प्याला सेवन के पश्चात मनुष्य की पृथक पृथक दशाएं हो जाती हैं। बादशाह बीरबल की इन बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था, कारण कि उसे इस बात का पहले ही से विश्वास था कि बीरबल जो कुछ भी कहे वह करेगा उसके अच्छे के लिए ही। बीरबल का अभिप्राय भी बादशाह का मद्यपान छुड़ाना ही था। उसकी इस शुभकांक्षा से बादशाह बड़ा हर्षित हुआ और उसे उचित पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठावरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको प्राणपण से पालन करते थे। उनसे उनका भृत्य समुदाय सदा भयभीत रहता। एक दिन ऐसो घटना घटी जब उक्त पंडित जी चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ और अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहलो चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसो असावधानी करोगी, खाद्य पदार्थ में बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल मूड लूंगा। हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि बिचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दी स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी और भोजन बनाने व परोसने के समय अपने बालों को खूब संभार कर बांधे रहती थी, परंतु होनी को कौन रोक सकता है, वह तो होकर ही रहती है। कुछ दिनोपरांत एक दिन जब युक्त पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनकी खाद्य सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपने स्त्री का बाल मुड़ा देने के लिए नाई को बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी ने हजारों डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं ही खोला। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर तुले ही रहे। खी ने सोचा, अब इस प्रकार काम चलना कठिन दिख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करनी चाहिए। उसने एक आदमी को पोहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपने बहनोई के हठवादिता पर बड़ा खेद हुआ और उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बोरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े 2 पुस्तक पढ़ रहा था। अपने मित्र का संदेशा सुन उसे पास बुलाकर उसका कुशल समाचार पूछा। वह अपने बहन की दुर्दशा का आद्योपांत कारण बतलाकर बोला, मैं आपसे अपने बहन के उद्धार की तरकीब बूझने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुँचता हूँ। उधर पंडित जी स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों से कहा, अभी बढ़ी को बुला लाकर दरवाजे को तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों भी नंगधड़ेंग सिर खोले आ पहुंचे। इनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी शवदाह का सब सामान लिए हुए आया और पंडित जी के पेन द्वार पर टिकठी बांधने लगा। उधर खी के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफनी याना प्रारंभ किया।
जब पंडित जी ने चींचप्पड़ मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना पहले तुम्हें कफनियाए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर बादमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रहाई के लिए चारों सालों से अनुनय अकबर बीरबल विनोद विनय करने लगे। उसकी स्त्री समीप की कोठरी से छिपकर सारी दुर्दशाएं देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्मसागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। पति की हंसी कराकर कुलटाएं भले ही प्रसन्न हो सकती हैं, परंतु पतिपरायणा नहीं। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से उसे छोड़ देने का आग्रह करने कहने पर अमल न करते देख लगी। भाइयों को बहन बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। अंत में उन्हें अपनी हठधर्मी पर बड़ा पश्चाताप हुआ। इस स्वांग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति के जीवितावस्था में स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था। पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छोड़वा और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करने के लिए टिके रहे। धन्य है हमारी उन भारत ललनाओं को जो आने पर कठिन संकट उठाकर भी पतिव्रत की रक्षा करती हैं। ऐ देवियों, पति से कष्ट उठाकर भी पति सेवा करना तेरा ही काम है। अपने पति को कष्ट में देख भला तुम कैसे सहन कर सकती हो। पति को ईश्वर तुल्य मानकर पूजन करने वाली संसार प्रसिद्ध एकमात्र भारत ललना ही है। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, दरबार के समय में बादशाह को गप लड़ाने का मौका नहीं मिलता था, इस कारण जनाने महल में ही गप लड़ा लिया करता था और इसी समय में आपस की गोष्ठी भी हो जाया करती थी। यह बात सब पर विदित थी, जिस कारण बीरबल को जनाने महल में जाने की कोई मनाही नहीं थी। जब वार्तालाप करके बादशाह संतुष्ट हो जाता तो एक ऐसी नशीली चीज का सेवन कर लेता जिससे कुछ समय पश्चात उसका चेहरा बदल जाता और बातें भी और की तौर करने लगता था। बीरबल नित्य बादशाह की ऐसी दशा देखा करता, परंतु उसकी समझ में न आता कि दरअसल वह किस वस्तु का सेवन करता है। उस चीज के सेवन से बादशाह की स्मरण शक्ति बदल जाती। ऐसी दशा में बादशाह अनेक भूले भी कर डालता था। दोस्तों, बादशाह अकबर अभी दरबार में आकर बैठे ही थे कि तभी दरबार में लंका के राजा का एक दूत हाजिर हुआ। बादशाह अकबर ने उसका स्वागत करते हुए कहा, कहो कैसे आना हुआ। दूत सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, चतुर तथा हाजिर जवाब दरबारी हैं। हमारे महाराज ने यहाँ मुझे एक घड़ा अक्ल लाने के लिए भेजा है। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए कि भला अक्ल भी कहीं घड़े में भरी जा सकती है। लगता है लंका का राजा हमारी हंसी उड़ाना चाहता है। यह सोचते सोचते बादशाह को बीरबल की याद हो गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाकर उसे यह बात बताई। बीरबल बोले, जहां पनाह, अक्ल का प्रबंध तो हो जाएगा, पर इस काम में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अब इस काम में लग गए और एक नौकर से कहा कि वह छोटे मुंह वाले मिट्टी के कुछ घड़ों का इंतजाम करे। नौकर घड़े लेकर आया तो बीरबल नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए और उन्होंने एक घड़े में एक छोटे कद्दू डाल दिए।
इसके बाद उन्होंने बाकी घड़ों में भी इसी तरह से कद्दू रख दिए। फिर बीरबल ने नौकर से कहा, इन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करना। बीरबल यह कहकर कामकाज में लग गए। समय पूरा हो गया तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, अक्ल के घड़ों की स्थिति क्या है? जहांपनाह, बस 2 हफ्ते का और समय चाहिए, फिर सारे घड़े अक्ल से भर जाएंगे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने आकर देखा कि घड़े में कद्दू के फल घड़े जितने हो गए हैं। वह बहुत ही खुश हुए और इसके दूसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और लंका के दूत को बुलवाया। लंका का दूत जैसे ही दरबार में हाजिर हुआ, बीरबल के सेवक घड़े लिए दरबार में आ पहुंचे। बीरबल ने एक घड़ा लंका के दूत को देते हुए कहा, लीजिए अक्ल का घड़ा और जाकर अपने राजा को सादर भेंट कीजिए, परंतु खाली होने पर हमारा यह कीमती घड़ा हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी असरदार होगा जब इसे किसी भी तरह की हानि न पहुंचाई जाए, यानी इसे साबुत ही घड़े से निकाला जाए। बीरबल से दूत ने पूछा, हुजूर, क्या मैं अक्ल के फल को देख सकता हूँ? हाँ, देख सकते हैं, बीरबल ने आगे कहा। यदि आपके राजा को और अक्ल की जरूरत हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे 5 घड़े हमने रखे हुए हैं। दूत जब घड़ा देकर दरबार से चला गया तब शहंशाह अकबर अपनी जिज्ञासा को दबा न सके और बीरबल से बोले, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ। तुम्हारे पास अक्ल के अभी 5 घड़े रखे हैं न? हाँ हुजूर, 5 ऐसे घड़े अभी मेरे पास हैं। मैं अभी हाजिर करता हूँ। बीरबल ने यह कहते हुए सेवक को घड़े लाने को कहा। सेवक घड़े लेकर शहंशाह के समीप पहुंचा तो उन्होंने घड़े में झांककर देखा। फिर बादशाह अचानक ही हंस पड़े और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। इस कद्दू को खाकर लंका के राजा की बुद्धि तेज हो जाएगी। चले थे हमें मूर्ख बनाने। और शहंशाह यह कहकर हंसने लगे। दरबारी भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल की चतुराई पर उन सबको ही नाज था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर के एक शहजादे की शहर के एक साहूकार के लड़के से मित्रता थी। शहजादा कामधाम छोड़कर साहूकार के पुत्र के साथ रास क्रीड़ाओं में व्यस्त रहता था। बादशाह अकबर तथा साहूकार को यह मित्रता पसंद नहीं थी, इसलिए दोनों चाहते थे कि इनकी मित्रता टूट जाए। बादशाह अकबर ने कई बार शहजादे से कहा, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। साहूकार भी यही चाहता था, क्योंकि उसका लड़का सारा कारोबार छोड़कर शहजादे के साथ घूमता रहता था। किंतु भयवश वह कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि यदि शहजादे को मालूम हो जाता तो अकारण ही जान जोखिम में पड़ सकती थी। दोनों की मित्रता कैसे भंग हो, इस विषय पर एक दिन बादशाह अकबर विचार कर रहे थे, तभी बीरबल वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर बादशाह बहुत खुश हुए और अपने पास बैठाकर उनसे बोले, साहूकार के पुत्र तथा शहजादे की दोस्ती किसी न किसी उपाय से छुड़ानी चाहिए। मेरे विचार से तो तुम ही इस काम को कर सकते हो। बीरबल बोले, आलीज हाँ। एक हुक्म जारी कीजिए कि आज शहजादा तथा साहूकार का पुत्र दोनों साथ ही दरबार में उपस्थिति हों। बादशाह ने ऐसा ही हुक्म दिया और दोनों मित्र नियत समय पर दरबार में उपस्थित हुए। कुछ देर तक इधर-उधर की बातें होती रहीं। जब बीरबल ने देखा कि अब शहजादे का मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो उन्होंने साहूकार पुत्र के पास जाकर उसके कान में फुसफसाकर कुछ कहा। बात स्पष्ट नहीं थी, आठ साहूकार का लड़का कुछ समझ नहीं सका। इसके पश्चात बीरबल ने शहजादे के मित्र को संबोधित करके चेतावनी दी, ध्यान रहे, यह बात बिल्कुल गुप्त रखी जाए। अपने इष्ट मित्र से भी तुम इसकी चर्चा मत करना। बीरबल की यह चेतावनी वहां उपस्थित सभी लोगों ने भी सुनी। इसके बाद दरबार दूसरे दिन के लिए उठ गया।
दरबार के बाद शहजादे ने अपने साहूकार मित्र से पूछा, बीरबल ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? साहूकार मित्र शहजादे को कुछ नहीं बता सका। आखिर कोई बात बीरबल कहते या वह समझता, तभी तो उसे बताता। इससे शहजादे के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। वह बोला, मित्रवर, आज आपने यह नया तरीका खूब अपनाया है। साहूकार मित्र बोला, नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, केवल कान के पास मुंह ले जाकर अस्पष्ट शब्दों में कुछ फुसफुसाकर हटा लिया। फिर खुले आम यह कहा कि जो बात मैंने तुमसे कही है, इस बात को गुप्त रखना। अब तो शहजादे को पूर्ण विश्वास हो गया कि साहूकार मित्र सब कुछ जानते हुए भी नहीं बता रहा है। शहजादे के दिल में भ्रम पैदा हो गया और धीरे धीरे दोनों मित्रों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना पनप गई। अंततः दोनों की घनिष्ठ मित्रता भंग हो गई। फिर हमेशा के लिए दोनों मित्रों का मन एक दूसरे से हट गया। वे अपने अपने कामकाज देखने लगे। साहूकार को भी यह मित्रता भंग हो जाने से बड़ी खुशी हुई। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल के उस कार्य से खुश होकर उन्हें बहुत से पुरस्कार दिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।